हाँ नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी पद्यखंड से रघुवीर सहाय का परिचय। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय का जीवन एवं साहित्यिक परिचय तथा इनके द्वारा लिखी हुई कविता कैमरे में बंद अपाहिज और इस कविता का पाठ परिचय। फिर नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम पढ़ेंगे इस कविता की व्याख्या। तो आइए सुनिए कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी रचनाएं क्या क्या है, इनकी प्रसिद्धि, इनके पुरस्कार क्या हैं। देखिए, रघुवीर सहाय का जन्म सन 1929 लखनऊ जिले उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में आरंभिक कविताएं लिखी इन्होंने। महत्वपूर्ण काव्य संग्रह सीढ़ियों पर धूप में। देखो, इनकी जो 3 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहली रचना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। इस प्रकार से इनकी जो तीनों रचनाएं आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग के संबंध रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंधित रहे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1990 दिल्ली में हुआ। ये इनका एक कथन है कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। यानी कुछ लोग तो केवल अपनी आवाज़ में विद्रोह इसलिए नहीं लाते, ये सोच कर ही नहीं लाते कि मेरे बोलने से क्या होगा, और ये कहते हैं कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो, लेकिन मेरे भीतर का जो कायरता है वो तो खत्म होगी, मेरा साहस, मेरा हौसला तो बढ़ेगा, मेरे भीतर की कायरता तो नष्ट होगी। अगर प्रत्येक व्यक्ति ही ऐसे सोच लेगा मित्रों कि मेरे करने से क्या होगा, तो फिर कैसे होगा, तो फिर तो कुछ भी संभव नहीं है। जो भी होगा प्रत्येक व्यक्ति के सोचने से होगा। अगर हम करेंगे तो कुछ होगा, अवश्य होगा। किसी भी क्षेत्र में यदि हम प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ हासिल जरूर होता है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। यानी बहुत ही संवेदनशील कवि हैं, संवेदनाओं को समझते हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बैलोंस भाषा में उन्होंने कविता लिखी। उन्होंने जो कविता लिखी वो सामान्य भाषा में लिखी, जनजीवन से जुड़ी हुई भाषा में लिखी, आम जन की बातचीत में प्रचलित भाषा में कविताएं लिखी। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट, आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म। आगजनी यानी कहीं हिंसा की घटनाएं हो रही है, कहीं लड़ाई, लूटपाट, हत्या, राजनीतिक भ्रष्टाचार, छल छद्म, इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। ये व्यक्ति को स्वयं विचार करने का अवसर देती हैं इनकी कविताएं। यह ठीक है कि पैसे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। इनकी कविताएं कुछ अलग है। इन कविताओं में कहानीपन का भी जो है समावेश है। इनकी कविताएं कहानी जैसी लगती है, इनकी कविताएं नाटक जैसी लगती है। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है। यानी कुछ कवियों ने अपनी वैयक्तिक स्मृतियों के आधार पर कविताएं लिखी है, व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई स्मृतियों पर कविताएं लिखी है, लेकिन इन्होंने समाज में घटित होने वाली ऐसी घटनाओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है जो आम जन तक पहुँच। जिस प्रकार से एक पत्रकार एक छोटी से छोटी खबर को भी हमारे सामने ला देता है, उसी प्रकार से इन्होंने ऐसे विषय पर कविताएँ लिखी है जो जहाँ तक हमारा ध्यान जाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इसके बावजूद मार्मिक उजास, व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंद अनुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा, बखूबी लिखा। अधिकतर इन्होंने बातचीत की शैली में लिखा, मुक्त छंद में लिखा, सहजता से लिखा। इस प्रकार लिखा कि वो कविताएं आम जन पर अपना प्रभाव छोड़ सके, सामान्य व्यक्ति को समझ में आ सके। इस प्रकार की इनकी कविताएं हैं। तो देखिए, अब जो कविता हम पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज, वो भी एक इसी प्रकार की कविता है। बिल्कुल साधारण सी भाषा में लिखी गई है। और एक जैसे पत्रकार, जो खोजी पत्रकार की विशेषता होती है ना, कि वो ऐसी खबर को ढूंढ कर ले आता है, खोज कर ले आता है जहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। तो इन्होंने जो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता लिखी है वो एक ऐसी संवेदनहीनता पर लिखी है, ऐसी संवेदन शून्यता पर कविता लिखी है
जो पर्दे पर तो हमें संवेदना दिखाई देती है, लेकिन भीतर की सच्चाई कुछ और है। यानी यह कविता भी खोजी पत्रकारिता से कम नहीं है। देखिए, पाठ परिचय पढ़ने से पहले कुछ बातें और दे रखी है कि बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना, बतौर पत्रकार एवं कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा। उनकी जो बतौर पत्रकार यानी पत्रकार के रूप में और कवि के रूप में घटनाओं में निहित विडंबना, घटनाओं में जो निहित विडंबना यानी दुर्भाग्य है हमारा, आज हम जो टीवी पर कुछ देखते हैं, पर्दे पर जो कुछ देखते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। देखो, इस बात को उजागर करने का प्रयास किया है। रघुवीर साहे की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु रूप की महत्ता का स्वीकार, छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। उन्होंने कहा है कि छोटे व्यक्तियों को, निम्न वर्ग को, दलित वर्ग को, पिछड़े वर्ग को महत्व मिलना चाहिए। यदि किसी समाज में, यदि किसी देश में ऐसे छोटे लोग, पिछड़े लोग, निम्न वर्ग, दलित वर्ग, गरीब, असहाय, यदि इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो समाज विकसित नहीं हो सकता। उनको समाज में महत्व दिया जाना चाहिए। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज ने हाशिए पर रख दिया है, दरकिनार कर दिया है, उपेक्षित कर दिया है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। जिन लोगों को हमारे समाज ने दरकिनार कर दिया है, उपेक्षित कर दिया है, ऐसे लोगों की भावनाओं को जो है और उनसे जुड़े हुए अपने अनुभवों को भी उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत, किस प्रकार से ताकतवर अपनी तानाशाही बढ़ाते जा रहे हैं, सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी एक कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। रामदास बहुत अच्छी कविता है जो हमारे BA के पाठ्यक्रम में चलती है। कभी ऑफलाइन क्लास में मैं उस कविता को आपको सुनाऊंगा। देखिए, हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। पाठ में क्या कहा गया है। अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में, अत्यंत साधारण, बिल्कुल सिंपल भाषा, बिल्कुल सहज भाषा, अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में ऐसा लगता है कि इस कविता को लिखने में उन्होंने कोई प्रयास ही न किया हो। ऐसी शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहे की कविताओं में मिलती है, दारुण विडंबनाएं, भयानक विडंबनाएं, विडंबनाओं को अर्थ हम दुर्भाग्य से ले सकते हैं, समाज का दुर्भाग्य, लोगों की पीड़ाएं, दुर्दशा, विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहे की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। और ये कविता कहाँ से ली गई है? तो कविता ली गई है मित्रों लोग भूल गए हैं इस संग्रह से ली गई है, और इसी संग्रह पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, मैंने कहा है कि रघुवीर साहे को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, लेकिन किस रचना पर मिला है? तो वो है लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए लेकिन साहित्य अकादमी वाले नहीं भूले, ऐसे आपको याद रह जाएगा। संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। एक अपाहिज व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसको टीवी पर कैमरे के सामने बिठाया जाता है और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको रुलाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, टीवी का जो पत्रकार है या जो उद्घोषक है, जो समाचार वाचक है, उससे इस प्रकार से प्रश्न पूछता है कि ये रोए, इसके चेहरे पर इसकी पीड़ा झलके, ताकि उस पीड़ा को लोगों को दिखाया जाए और उस पीड़ा की अनुभूति लोगों को करवाई जाए, ताकि अगर ये रोएगा तो इससे हमारे चैनल की लोकप्रियता बढ़ेगी, इस चैनल को देखने वाले दर्शक बढ़ेंगे। तो उनके मन में उस व्यक्ति के प्रति संवेदना नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि मेरे चैनल के दर्शक बढ़ें। मूल बात ये है, दिखावा कुछ और है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और होते हैं। ये कहावत इस पाठ पर चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है। देखिए, कैमरे में एक अपाहिज को लाया जाता है और जो शारीरिक चुनौती झेल रहा होता है वो पहले से ही अपाहिज है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है कि उसके दुख दर्द को कम नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके जख्मों को कुरेदा जा रहा हो। इस प्रकार से प्रश्न पूछ देना था, उसको कुरेदने से तो कष्ट बढ़ते हैं ना, और कष्ट बढ़ेंगे तो उसके चेहरे पर वो भाव झलकेंगे, तो उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। देखिए, ये संवेदना का प्रदर्शन करने वाले लोग कितने संवेदन शून्य होते हैं, कितने पत्थर दिल होते हैं, वह हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। लोगों की सच्चाई, बात बहुत सामान्य सी, ऐसी कोई बड़ी व्याख्या नहीं है, लेकिन अनुभूति बहुत गहरी है, बहुत गहरी अनुभूति इस पाठ में। तो ध्यान देना, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे
उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उद्देश्य केवल कार्यक्रम को सफल बनाना है, उस व्यक्ति की पीड़ा से उनको कोई वास्ता नहीं है। उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। जब बात व्यापार की आती है, जब बात कारोबार की आती है, तो आपका रवैया यानी व्यवहार किस प्रकार से संवेदन शून्य हो जाता है। इस कविता में एक पंक्ति आएगी जिस पंक्ति में इन लोगों की संवेदन शून्यता, संवेदनहीनता, पत्थर दिल होने का परिचय मिलता है। वो कहते हैं कि जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे टेलीविज़न पर वक्त की कीमत होती है। देखो, इनको अपना वक्त ये ज़रूरी है, क्योंकि इनको पता है कि 1 मिनट के विज्ञापन की क्या कीमत होती है टीवी पर। अरे अखबार में ही हम जो छोटे सा विज्ञापन देते हैं तो उसके लिए हमें कितना पैसा चुकाना पड़ता है, तो टीवी पर तो एक एक पल की कीमत होती है। तो ये वास्तव में इस कथन से कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं व्यक्ति की सच्चाई उजागर उसी की भाषा में हो जाती है। तो इस कथन में कि जल्दी बोलो टीवी पर वक्त की कीमत है, ये इनकी संवेदन शून्यता का परिचायक वाक्य है और इनकी वास्तविकता को उजागर करने वाला वाक्य है। साहित्य जी की यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविज़न माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। कई लोगों ने तो दुख को बेचकर पैसा कमाया। एक तरीके से ये केवल एक उदाहरण है, ये केवल टेलीविज़न के ऊपर ही सारी बात नहीं टांगी गई है। ये टेलीविज़न के माध्यम से एक उदाहरण की बात पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों के दुख दर्द को बेचकर अपना व्यापार चलाया जा रहा है और दुनिया के सामने उनके चेहरे बड़े संवेदनशील होने के हैं। दुनिया के सामने ऐसे बनकर आते हैं जैसे मान लो सारे गरीबों के प्रति इन्हीं के मन में सारी पीड़ा समाई हुई है, जबकि वो केवल कोरा दिखावा होता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों की पीड़ा को समझना चाहिए। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनशीलता को रेखांकित करने का एक तरीका अपनाया है। यह दिखलाया है कि किस तरह करुणा जगाने का मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। अंततः कैसे टीवी पर उनका कार्यक्रम जब असफलता की ओर जाता है तो कैसे फिर वो अपनी औकात पर आ जाते हैं, वो किस प्रकार से अपनी हकीकत को उजागर कर देते हैं। तो ये जो पाठ है, समाज में ऐसे कई लोग हैं जो कई प्रकार की चुनौतियाँ, गरीबी या शारीरिक चुनौतियाँ, लाचारी, विवशता को झेल रहे हैं। उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, उनके प्रति हमारे दिल में सच्ची संवेदना होनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे समाज के द्वारा होना चाहिए। इससे हमारा देश, हमारा समाज निश्चित रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। तो इसमें जो एक मनुष्य का जो दोहरा चरित्र है वो भी सामने आया है। कई व्यापारी वर्ग के लोग जो हैं, जो कई कारोबार करते हैं, वो गरीबों के दुख दर्द को बेचकर किस प्रकार से उन पर अपनी जीवन की रोटियां सेकते हैं, ये सच्चाई इस पाठ में उजागर हुई है। तो बहुत अच्छी कविता है, इस कविता को हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज हमने इस पाठ का परिचय देखा और कवि परिचय देखा। आप इसको याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।